जोन 24,250 से 24,300 का था, तो 24,250 के जस्ट नीचे से मार्केट में एक शानदार मूव आया। और एक लाइन जो मैं पिछले ट्यूसडे से लेकर चल रहा हूँ और जो मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ, इस मार्केट में जो आपकी बेसिक ट्रेड है वो है कि रीसेंट लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और अगस्त में नए हाई की तैयारी कर लीजिए। जी हाँ, और अब हम 20 डे मार्केट भी जस्ट ऊपर आए हैं अभी। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुआ है, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, आज का मूव बहुत शानदार है और अब मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई लगाएंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अब तो क्लियरली उसी डायरेक्शन में बाजार बढ़ता हुआ, अब और थोड़ा जोर लगे तो शायद हम 24,500 की दहलीज पर आ खड़े होंगे। आज के लिए क्या वही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना उसके करीब जाए क्लोजिंग में उतना बेहतर? आई थिंक हम उस लेवल के ऑलमोस्ट आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 24,410 24,420 के ऊपर हम टिके हुए हैं। जब तक ये है, मेरा ये मानना है कि 24,450 से 24,500 हो सकता है आप क्लोजिंग में उस लेवल को भी अप्रोच करें, ये पॉसिबल है। और इसके बाद अगला स्टॉप सीधा 24,800 और फिर ऑल टाइम हाई 25,000 का। ऑब्वियसली हर चीज़ में आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा आज का लो 24,212, जो अब तक हम 23,900 में लेकर चल रहा था, अब 24,212। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं हर्षा, तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड करीब 200 पॉइंट डाउन साइड पर और रिवॉर्ड में करीब 1,000 पॉइंट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम ऑल टाइम हाई अगस्त में हिट करेंगे। तो लॉन्ग रहें इस मार्केट में, हर डिप पर बाय करें। अच्छा, आज की जो डिप थी ना, वो काफ़ी मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। चलो एक बार के लिए मैं समझ गया कि आप अदानी ग्रुप स्टॉक में फिर भी एक बार सेलिंग करना चाहते थे। ओवरऑल मार्केट में उस सेलिंग का कोई मतलब नहीं था और यही सुबह हमारी बात भी हो रही थी कि बिल्कुल घबराना नहीं है, इस मार्केट में लोअर लेवल पे बाय करना है। और एक चीज़ जो और अच्छी हो रही है इस मार्केट में, बैंक निफ्टी घूम रहा है। बैंक निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। पिछले पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी ने उस लेवल पे कंसोलिडेट किया और अब बैंक निफ्टी तैयार है एक आउट परफॉर्मेंस के लिए। जो और HDFC बैंक बाइंग हो रही होगी, MSCI का इंक्लूजन वाला वो एंगल आना है, वो $3 बिलियन की बाइंग, इसकी वजह से आप एक शानदार आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो ये अब एक बेसिक व्यू मेरा ये बन रहा है कि 49,800 का जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर बॉटम बना। आज खराब खबर पर भी मार्केट ने उस लेवल को नहीं टेस्ट करा, ये एक और अफर्मेशन मिल गया कि वो बॉटम है। और 51,200 ये मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आएगा बैंक निफ्टी पर, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अगर उसके ऊपर चले गए आप, तो वापस आप ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, निफ्टी शायद जल्दी ऑल टाइम हाई हिट करे बैंक निफ्टी के बजाय, लेकिन आपकी अप्रोच अब यही रहनी चाहिए कि इस मार्केट में अब बाय ऑन डिप्स। और एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ इसमें, हम गिरे किस लिए थे? हम गिरे थे बेसिकली अमेरिका और जापान की वजह से। आज बाई चांस जापान बंद था, लेकिन अब वो दोनों मार्केट खुद बॉटम आउट हो चुकी है। वहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि एक सब कुछ हो गया जो होना था वहाँ पर। अब मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता और आज मार्केट ने एक डोमेस्टिक टेस्ट भी पास कर लिया कि डोमेस्टिक वीकनेस पर मार्केट ने रिकवरी दिखाई। तो बस तैयारी करिए, अगस्त में ऑल टाइम हाई हिट करें। तो ऑल बॉक्सेस टिक्ड कि यहाँ से अब तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी और मोमेंटम और जोर ही पकड़ेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। और कुछ स्टॉक्स को यहाँ पिक करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं और इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी बात है। बात निफ्टी बैंक की हुई, एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, निफ्टी IT अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 अगस्त के बाद पहली बार अपने एक एवरेज, शॉर्ट टर्म एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद अब 10 डे मार्क को टेस्ट करता हुआ। और इसीलिए मैंने पिक किया है एज ऑफ नाउ इस वक्त इन्फोसिस। स्क्रीन पे आएगा डायरेक्टर साहब, इन्फोसिस के स्टैट्स फ्यूचर्स के भी रखिएगा और इसका ओपन इंटरेस्ट रखिएगा 1798। और अगर आप इसकी प्लेसमेंट देखें तो ये 1 शेड बेटर है वर्सेस इसी के इंडेक्स से, यानी निफ्टी IT से। डे हाई पर 1.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं। अभी हार्डली शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, लेकिन अगर आप टिक बाय टिक चार्ट देखें तो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ऑलमोस्ट अगर आप देखें स्टॉक ट्रेड करता हुआ, ये मूव अप्रॉक्सीमेटली 11:15 बजे के आसपास शुरू हुआ था। तो एक इन्फोसिस रडार पर रहेगा, अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद HDFC AMC एज पे है। एक स्टॉक मैंने पकड़ा लोअर ट्रैजेक्टरी का, दूसरा स्टॉक लेके आऊँगा वो जो अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। HDFC AMC आएगा, जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पे 4207। और यहाँ पर भी अगर आप देखें एक कंसोलिडेशन चला, उसके बाद ये अब एच पे बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट एच पे बैठा हुआ है। दूसरा स्टॉक जिसको पिक कर रहा हूँ मैं वो है HDFC AMC, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में। बैंकिंग में अभी जो अनुज जिक्र कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का रिवर्सल 100 डे को रिस्पेक्ट देना, उसके बाद उसके ऊपर आना, मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक को पिक कर रहा हूँ। 1.5% ऊपर है, लेकिन ये वो स्टॉक जो कि
सबसे जिसे कहते हैं ना मीन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में लगभग पिछले पूरे हफ्ते का, यानी 5 अगस्त, उसके बाद 6 अगस्त, उसके बाद 7 अगस्त, उसके बाद 8 और इवन 9, पूरे हफ्ते के 5 की 5 कैंडल्स का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज की इस तेजी जो कि जनरेट हो रही है फ्रॉम 200 डेमा, एक मीनिंगफुल आई थिंक रिकवरी है। 10 डेमा को पार करता हुआ 1166, यहाँ पे मैं बैंकिंग से इस ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर को पिक करूंगा। और एक है केमिकल बास्केट में यूपीएल 2.5% ऊपर, ये अब एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अभी तक के 2 बजे के वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम्स को ओवरटेक कर चुके हैं, यानी शुक्रवार के वॉल्यूम्स को। तो एक नजर रहेगी यूपीएल पर। हर्षदा। जी हाँ, तो ये सारे ट्रेड्स, इनफैक्ट वीरू जब आप मेंशन कर रहे थे इन्फोसिस, मेरे रेडार पर OLTI, माइंडट्री और बाकी आईटी काउंटर्स भी आ रहे थे जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी आईटी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए लेकर आते हैं इस समय के ट्रेंडिंग काउंटर्स। और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं कई स्टॉक्स की तरफ से। तेजी वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे पहले, जहां पर हमने देखा है आज एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल नंबर से पहले आप गौर करिएगा, हीरो मोटोकॉर्प में 2% के गेन्स हैं, इन्फोसिस जो मीरो मेंशन कर चुके हैं, एक्सिस बैंक नेली 2% के गेन्स पर, और JSW स्टील में भी एक हरकत देखने को मिल रही है तेजी की ओर। वोल्टास हम हेडलाइंस में मेंशन कर चुके हैं, 11% का इजाफा। जुबिलेंट फूड, पिरामिड एंटरप्राइजेज और NMDC, ये बाकी ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज के दिन मुनाफा वसूली हो रही है अपोलो हॉस्पिटल में, NTPC में, अदानी ग्रुप में तो वैसे भी प्रेशर देखने को मिला ही है। पोर्ट हो, एंटरप्राइजेज हो, ये 1 से 1.5% ही नीचे, लेकिन ये ज़्यादा बिखरे नहीं हैं, वो एक अच्छी स्थिति है। सन टीवी ऑफ कोर्स आज टूटा है, बालकृष्ण टूटा, और नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आई है उससे निराश मार्केट दिख रहा है। जाइडस लाइफ, एस्ट्रल ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी हमारा साथ दे रहे हैं आज। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और साथ ही साथ अमित सेठ। 2:20 पर नियोजन केमिकल्स के नतीजों पर कंपनी के MD हरिन कनानी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर 2:30 बजे जो आज सुबह में हमने डिटेल में बातचीत की मधु केला से, जो फाउंडर है MK वेंचर्स के, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अपनी राय दी। बाजार पर इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसका एक अंश आपको सुनाएंगे। 2:45 पर कल आने वाले नतीजों का जिक्र होगा। हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को के नंबर्स पर सुमित को जोड़ेंगे, फिर कंचन को जोड़ेंगे, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम और संवर्धन मदसन के नंबर से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस मामले पर। 2:50 में मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ बजाज फिनसर्व के AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निमेश चंदन होंगे। फिर 3 बजे डीलिंग रूम में यतिन को लेकर आएंगे, जानेंगे वहां पर किन स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। BTST STBT ट्रेड्स क्लोजिंग की तरफ स्ट्रैटेजी और इवेंचुअल क्लोज की तरफ बढ़ेंगे जरूर। ओके, मीनवाइल आप नज़र रखिए एक बार बैंक निफ्टी पर, बस थोड़ा सा अगर पुश और मिल जाए और जो इंटरडे हाई है 50,812 का, अगर वो क्रॉस होने लगे, 50,800 पर हैं हम, अब 50,812 अगर क्रॉस होने लगा हर्षदा, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 51,000 आपको आज की आज ही दिख जाए। ऑब्वियसली उसको रिविजिट करते रहेंगे। 50,812 के ऊपर टिकना 5 मिनट टिके तो मुझे लग रहा है एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब आखिरी का 1.5 घंटा और जो भी पोजीशन में स्टक है वो कवर करेगा, क्योंकि आप इस समय शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं छोड़ सकते। ग्लोबल क्यूज भी सुधर चुके हैं, कल हो सकता है गैप अप मिल जाए, तो इस चीज़ का मार्केट को संज्ञान रहेगा। चलिए हमारा पैनल तैयार है, उनसे पिक्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी रहेगा हैल में। हैल मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 4700 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स होंगे 4830 से लेकर 4900 तक। मुझे लगता है हैल में एक स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है और ये बहुत क्विकली ये टारगेट्स अचीव कर सकता है। ओके, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हैल में इस समय। काबा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है पेट्रोनेट LNG। आसपास न्यू हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 375 के आसपास। स्टॉप होगा 372, ₹3 का। टारगेट होगा ऑन द अपसाइड 380 का। यस, पेट्रोनेट LNG। ओके, पेट्रोनेट LNG आपका बाय है, ₹8.30 ऊपर, करीब 375 पे ट्रेड करता हुआ ये। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? Good afternoon, Viren ji. Good afternoon, Anuj ji, Harshita ma'am, and everybody on the panel.
वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा आईटीसी। आईटीसी में हम कंटिन्यूअसली बुलिश रहे हैं जब से इसने 10 डमा रिकवर किया है। हर प्रकार की मार्केट में टेक्निकली इसने एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है और अब इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हुए लग रहा है कि 500 का साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस करने के कगार पे है ये। तो इसे बाय करें। 493 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स आएंगे 510 एंड 515 के आईटीसी में। ओके, आईटीसी चल गया। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक गैप डाउन देखने को मिला मॉर्निंग में, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देखने को मिली है। तो फेडरल बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 207 रुपए 207 के आपको टारगेट सेट करने हैं फेडरल बैंक में। अगर चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो फेडरल बैंक का 210 205 200 रुपए वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये 200 रुपीज़ का कॉल लेने की सलाह फेडरल बैंक में आते हुए। बैंकों में हमने देखा है निजी बैंक स्पेशली बिग बॉयज़ में काफ़ी बड़ा एक्शन है। उसको आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले राजेश सातपुते का एक कॉल। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं इस घंटे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए नजर जो है वो मेरी प्राइवेट बैंकिंग पे ही है और इन पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक जो अभी वीरेन ने जिक्र किया, मुझे लगता है वहां पे स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है। तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1155 का और इसका स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट है वो करीबन 1200-1210 का रहेगा। सो एक्सिस बैंक इज अ बाय। ओके, एक्सिस बैंक 1167 पे आपका एक बाय ट्रेड है। डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ निफ्टी एक बार फिर से 24,481 441 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अनुज, ये मतलब हम जिस ऑल टाइम हाई की कल्पना कर रहे हैं, अब देखिए दोनों इंडस्ट्रीज ने, एक ने 100 पे, एक ने 50 पे बेस बनाया। अब ये दोनों इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या रहेगा? आई मीन यही 24,500 और बैंक निफ्टी के लिए 51,000। उसके बाद श्योर शॉट आई थिंक अपनी इन विनिंग ट्रेड्स पे थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं क्या? कुल देखिए, 2 दिन अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बंद हो गए, और अब तक तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग अच्छी है, और निफ्टी बैंक पर एक बार आप 50,815 के ऊपर आ गए अब हम वापस। आज मैं कह रहा हूँ अगर ये आज ही 51,000 की क्लोज दिखा दे आपको किसी तरीके से, और बैंक निफ्टी अगर 24,500 की ट्रेड दिखा रहा है, 24,500 और 51,200 क्रॉस हो गया वीरो, फिर तो मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई बहुत जल्द आएगा बैंक निफ्टी में। ईदर वे आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, कोई भी ट्रेड हो। लेकिन बिल्कुल अगर 20 डेमा पे हॉल्ट नहीं हुआ और लग रहा है निफ्टी तैयार नहीं है 20 डेमा पे हॉल्ट के लिए, फ्राइडे को हल्का सा पॉज मिला। फ्राइडे को हम गैप अप के साथ ही हमने उसको स्ट्राइक किया, उसके बाद उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। आज हम उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निकल गए और थोड़ा कुशन बना लिया, जैसे आपने बोला 24,500 अगर निकाल दिया, तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर बड़ा मूव आएगा। और एक और चीज़ है, मार्केट ब्रेथ अच्छी है। सब खाली ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी भागे हैं। सुबह से मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी आई है। सुबह मिड कैप इंडेक्स कितना नीचे था अगर आप देखिए, और वहाँ से भागा। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट ब्रेथ अच्छी थी। ये एक और मेरा रीज़न था इस बुलिशनेस को लेकर। और कई बार ऐसे होता है जब वीरू हर्षिता, जब इस तरीके के फैक्टर आते हैं ना, वो अगर शुरू में उल्टा आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, इवेंचुअली वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उस नेगेटिव इम्पैक्ट में शॉर्ट्स आ जाते हैं सिस्टम में। आज सुबह सुबह शॉर्ट्स आए होंगे सिस्टम में, और ये एक और कारण है कि अगर ये लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए तो आपको बाकी की शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी मार्केट में। अनुज, क्योंकि बैंकों का की चर्चा हो रही है, HDFC बैंक का कंसिडरिंग आज शाम को वो अनाउंसमेंट शेड्यूल है MSCI की तरफ से। अब वो प्री पोजिशनिंग तो इसमें होनी थी। आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस देखिए, लोगों ने जमकर HDFC बैंक में पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी बैठे होंगे जो हाथ लगाने से कतरा रहे हैं। क्या उनके लिए अब लास्ट मौका है? ये ऐसा हो सकता है कि हाथ से निकल जाए स्टॉक? नहीं, देखिए क्या होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना। वो जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था, मुझे अब तक याद है 1796 का इसने हाई लगाया था। 1796 का हाई लगाने के बाद क्वार्टरली अपडेट खराब आए और उसके बाद वो स्टॉक 200 रुपये गिर गया। तो आई थिंक बहुत लोग शायद अब भले ही वेट कर लेंगे, MSCI वाला ये फैक्टर आ जाने देंगे। आई थिंक उसके बाद, क्योंकि कई बार होता है सेल ऑन न्यूज़, तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि MSCI में वो आना है। 1794 का वो लेवल था, वो आना है, वो आ जाए। उसके बाद आई थिंक लोग एक फ्रेश कॉल लेंगे, क्योंकि इस स्टॉक में ना पिछले 1 साल में लोगों ने इतनी बार पैसा तोड़ा है ट्रेडिंग साइड में, कि इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलेंगे। बिल्कुल, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। जो हम प्री पोजिशनिंग की बात कर रहे हैं,
पिछले हफ्ते जहां पर मार्केट्स के लिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा कठोर हफ्ता रहा, HDFC बैंक में कंसिस्टेंटली हमने देखा है जिस दिन मार्केट में अच्छी तेजी आई या फिर हल्की तेजी भी आई, बढ़त पर कारोबार देखने को मिला। इवेंचुअली वो 1% तक के गेंस, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट था थर्सडे और फ्राइडे में जो पुल बैक देखने को मिला, और आज भी दरअसल ये एक अच्छा खासा हिस्सा बना हुआ है। इनफैक्ट शरद, HDFC बैंक पर भी मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी, लेकिन इस घंटे के लिए आप क्या ट्रेड आइडेंटिफाई करके बैठे वो भी बताइए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हमें लगता है एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। कंपनी ने रिसेंटली काफी बड़ी करेक्शन देखी है क्वार्टरली नंबर्स के बाद, खास करके पंजाब में बढ़ने वाले एनपीएस की वजह से। बट मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडन है। जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जीएनपीएस मेंटेन होंगे ईयर एंड तक, अगले 2 क्वार्टर में हमें लगता है प्रूडेंस के हिसाब से कंपनी ने एक एडवांस प्रोविजनिंग वगैरह की है। पीसीआर ऑलरेडी 107% के आसपास हो गया है। तो मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर्स में हमें लगातार इसमें से इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि जीएनपीएस मोस्ट प्रोबेबली एस्केलेट होंगे ईयर एंड तक, मुझे नहीं लगता कि ऑलरेडी 5-5.5% पे आ गए, वहां से और ज्यादा एस्केलेशन की गुंजाइश है। और 283 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू अभी है, 25-30 रुपए इस साल के आसानी से ऐड हो जाने चाहिए। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। छोटी मध्यम वर्गीय महिलाओं को ज्यादातर कंपनी लोन देती है। ग्रैन्युलर लोन बुक है, लगभग क्वार्टरली 100-110 ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। जो कुछ प्रॉब्लमेटिक ब्रांचेस थी वहां से डिसबर्सल्स वगैरह उन्होंने रोके हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ क्वार्टर था। अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, जिसका असर ऑब्वियसली नंबर्स पे भी आना चाहिए। तो 310 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू अगले साल की होनी चाहिए। कंजर्वेटिवली 2 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए प्राइस टू बुक पे। तो मुझे लगता है 600-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से काफी बढ़िया बीट एंड डाउन बेट होनी चाहिए। मीनवाइल नैल्को के नंबर्स आए हैं। नंबर्स थोड़े अजीब से हैं। कमोडिटी कंपनी है तो ध्यान रखिएगा, कमोडिटी कंपनी में ये नहीं मैटर करता कि आपकी टॉप लाइन कितनी है, लेकिन जो माल आपने बेचा उसमें से आपने प्रॉफिट कितना बनाया वो मैटर करता है। तो टॉप लाइन भले ही नीचे आई है, लेकिन EBITDA और EBITDA मार्जिन देखिए आप। नैल्को एक कंपनी है जो एल्यूमिनियम में है बेसिकली, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनिया दोनों। और प्रॉफिट 349 करोड़ से बढ़कर 601 करोड़ आया। तो नंबर्स तो अच्छे हैं। अब मतलब प्राइमा फेसी, अनलेस कोई पोल था जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं हर्षिता। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का एक पोल एस्टिमेट है अनुज, मैं वो बता देती हूँ। मोतीलाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि 759 करोड़ के आसपास मुनाफा आएगा, जो लगभग 600 करोड़ के आसपास आया है। EBITDA में 1137 करोड़ का अनुमान चल रहा था, जो 934 करोड़ पर है। तो शॉर्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्टेशंस। और सेल्स में भी 3882 करोड़ का अनुमान था। सरप्राइजिंगली इस पर्टिकुलर पोल में मार्जिन्स मेंशन नहीं थे, लेकिन वहाँ पर मार्जिन्स में तो एक बहुत बड़ा इजाफा बनता दिखाई दिया है। लास्ट क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम था 400 करोड़ का, तो उस लिहाज से भी आपको देखना है। लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से कुछ और बारीकियाँ आएंगी कि कितना वॉल्यूम पिकअप FY25 में वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, और कितना कैपेक्स दरअसल कंपनी ने प्लान किया है। जो मोतीलाल का एस्टिमेट था उसके सामने तो नंबर्स थोड़े से फीके ही दिखाई दिए हैं। हालांकि डे लो से वो स्टॉक अपनी चाल थोड़ी सी बेहतर करने में लगा हुआ है। हल्का सा पॉजिटिव टिक आया, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक अब 3-3.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। ये फिलहाल आपके लिए स्थिति है नैल्को की। अमित, कोई ट्रेड दिख रहा है क्या नैल्को पर, या फिर कुछ और टाइम देना चाहेंगे इसे? जी मैम, नेशनल एल्यूमिनियम का अगर स्ट्रक्चर देखिए मैम, तो एक तरह से पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बट ऑन द नेगेटिव साइड, और 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड तभी बनेगा वंस द स्टॉक इज एबल टू क्रॉस 1676, 177। नहीं तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। रीसेंट लोज अगर नहीं होल्ड करता तो यहाँ पे फिर और स्लिप कर सकता है, तो एक बार अवॉइड करें। बुलिश ओनली अबव व्हेन इट क्रॉसेस 100 डेमा। ओके, इस बीच थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डिफेंसिव स्पेस को छेड़ना चाहूँगा। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा निफ्टी FMCG वर्सेस HUL का क्रॉस चार्ट। और मैं पिछले 20 मिनटों से एक चीज़ विटनेस कर रहा हूँ कि HUL में 2700 की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अब 2700 का मतलब ये है कि यहीं पर HUL का 20 डे में परसिस्ट करता है, और इसका लगभग 10 परसिस्ट करता है 2730 पे। डे हाई पे स्टॉक है। शिल्पा जी, मतलब इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। निफ्टी FMCG इंडेक्स अभी 10 डे को टेस्ट कर रहा है, अभी भी वहाँ रेंज ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है। लेकिन जो पुट राइटिंग अगर आप पिछले 20 मिनटों में देखें, पुट राइटिंग हो रही है
ये देखिए बेटर प्लेस्ड है HUL। शिल्पा जी, ये बड़ा ब्रेकआउट होगा? क्योंकि बात सिर्फ आज के प्राइस की नहीं है, ये प्राइस रेंज परसिस्ट करती है अगस्त 2021 से, यानी अगर ये 2780 के ऊपर ट्रेवल करता है तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। आपका व्यू क्या है? इसका रेस्ट ऑफ FMCG से एक डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है, ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इसके प्राइस में। आपका टेक HUL पे भी इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर एक्चुअल देखेंगे तो 2760 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसमें पूरा स्ट्रेंथ है कि ये 2820 2830 तक भी आपको इमीडिएटली एक मूव करते हुए दिखा है। तो 2800 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 23 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 15 का रखिए, और अगर ये व्यू सही जा रहे हैं तो ये आपको टारगेट्स इन बिटवीन 35 to 40 आराम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो ये इस समय हो गई लीवर पर बात। मीनवाइल देखिए थोड़ा मार्केट हिचकिचा रहा है उन लेवल्स को क्रॉस करने में जो बात हुई है बार बार। निफ्टी में 24,450 के आसपास, बैंक निफ्टी में 50,800 850 का जोन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पर। मीनवाइल एक बात करते हैं हम एक ऐसे स्टॉक की जिसने आज आई थिंक पॉजिटिविटी में सरप्राइज तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सुबह आज बिग स्टॉक्स में हर्षदा मैंने इसको ग्रीन में लिया था। मैं जुबिलेंट फूडवर्क की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसको ग्रीन में लेने का मेरा कारण ये था कि जिस एनवायरनमेंट में नंबर्स आए थे उस एनवायरनमेंट में नंबर्स मुझे बुरे नहीं लगे थे। आप कह सकते हैं कि पोल से थोड़ा नंबर नीचे थे, लेकिन वो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी कंपेयर टू इंडस्ट्री जहाँ पे ख़राब थी। अच्छा, एक और चीज़, ये एक ऐसा स्टॉक था जिसमें पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा मजबूत थी। पिछले 3 महीने का चार्ट देखिए आप, बॉटम ये स्टॉक बना चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वहाँ से उसके बाद ये घूमा था। 3 महीने का मूव, इनफैक्ट अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 41%। चलिए एक आज का मूव इसमें से अगर निकाल भी लें 9% के करीब का, इसका 3 महीने का चार्ट एक बार प्ले कर दीजिए और देखिए बिल्कुल 38% के करीब। और ये एक सुबह एक कमेंट्री थी कि ये आज ग्रीन में रहेगा। हालांकि सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि शायद इसको रेड में लिया जाए, लेकिन फिर भी डिलीवरी चैनल की जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी थी। शरद जी गुड आफ्टरनून। जुबिलेंट फूडवर्क स्टॉक ने बॉटम बनाया, ये साइंस तो विजिबल है, लेकिन 3-4 साल की बेयर मार्केट क्या यहाँ खत्म हुई और क्या फ्रेश तेजी का मन बनाएंगे आप यहाँ पर? गुड आफ्टरनून जी। देखिए क्वार्टर के नंबर्स के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि पिछले साल भर में लगभग फॉरवर्ड अर्निंग्स को, इवन FY25 की अर्निंग्स को आधा किया गया है। अब यहाँ से मेनली जो उनको एक जो खाने वाली चीजों की तरफ से काफी प्राइस प्रेशर था वो ग्रेजुअली ईज आउट होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है अर्बनाइजेशन एज अ ट्रेंड इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। जो ओकेजनल कंपटीशन लोकल स्टोर से पॉपअप हो रहा था वो भी अब लार्जली कर्व्ड है, और बाकी मुझे लगता है कि अब ग्रेजुअली यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि अभी हम FY25 की 6 रुपए के आसपास की अर्निंग्स मॉडल कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये अर्निंग्स में आपको एक उछाल मिले। और ऑब्वियसली ऐसे काउंटर्स में यूजुअली हाई मल्टीपल हाई ग्रोथ के हिसाब से बात की जाती है। फॉरवर्ड पे अगर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस से कंपेयर करें जो सिमिलर बिजनेसेस पे हैं तो लगभग 6 टाइम्स EV टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑप्टिमिज्म रहती है तो 8 टाइम EV टू सेल्स पे ये कंपनी ट्रेड करे, जो इनके हिस्टोरिकल एवरेज भी रही है। तो मुझे लगता है अगर अर्निंग्स में ट्रैक्शन ठीक ठाक रहती है और इस साल और अगले साल की अर्निंग्स में हम एक अपवर्ड रिविजन देखते हैं, इस साल हो सकता है अर्निंग्स रिवाइज होके 8-9 रुपए के आसपास हो और अगले साल फिर उस पे आप 30-40% की ग्रोथ पकड़े, तो मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि 50-60 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो अगले साल अगर 12 से 13 रुपए के आसपास की अर्निंग और 60, तो मुझे लगता है यहाँ से भी करीब 100-150 रुपए की और अपसाइड की गुंजाइश की जा सकती है। लार्जली ऐसा लगता है कि काफी टाइम की जो एक ट्रेजेक्टरी थी जहां अर्निंग्स में वो रिपरकशन दिखाई नहीं दे रहा था पॉजिटिव वाला, अब फाइनली शायद जो हेडविंड्स हैं वो टेलविंड्स में कन्वर्ट हो। तो ये फिलहाल रहा है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, और अपने बाकी पीयर्स जो QSR सेगमेंट है उससे तो बेहतर ही प्रदर्शन कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया है। वेरी क्विकली अमित, एक बार अमर राजा पर नजर डालिए और लगे हाथ एक्साइड पर भी। अमर राजा के लिए ऑफ कोर्स न्यूज़ डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने जो दिसंबर 22 में कहा था कि हम 9,500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, गीगा फैक्ट्री लगाएंगे बैटरी पैक लिथियम आयन सेल्स के लिए, उसका फेज 1 ओवर द वीकेंड दरअसल इनॉग्यूरेट हुआ। तो जाहिर तौर पर वो स्टॉक आज फ्लेवर में आया है।
अब कंपनी ने पियाजियो के साथ टाई अप कर लिया, उनको लिथियम आयन सेल्स सप्लाई करेंगे। इन्होंने एथर के साथ पहले ही टाई अप किया हुआ है बैटरी पैक्स टू व्हीलर्स के लिए। तो क्लियरली अब उस बिजनेस की तरफ और स्केल देखने को मिल जरूर रहा है और पहला कदम उठा लिया। अब तक हम बस सुन रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा और काम शुरू होगा। चार्ट्स पर ये बताइए कैसे पॉइज्ड है अगेंस्ट एन एक्साइड जो इसी तरह का एक्सपेंशन प्लान कर रहा है और इसी तरह के क्लाइंट्स को आगे चेस भी करेगा। जी मैम, पहले तो अमर राजा की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में कंटिन्यूसली हायर लोज बने थे। रिसेंटली एक ब्रेकडाउन जरूर आया था, वी कैन कॉल इट प्रॉफिट बुकिंग, जो जाके लगभग 100 डेमा पे थमा। लेकिन आज का प्राइस एक्शन जो कि 2-3 दिन के नैरो प्राइस एक्शन का नजर आ रहा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल अबव 10 एंड 20 डेमा और एक यहाँ पे फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट भी है। तो अमर राजा का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1570 एंड टारगेट ऑफ 1675। रही बात एक्साइड की, एक्साइड को मैं मोर ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ रिवर्सल लूंगा फ्रॉम सपोर्ट। इट्स अ मीन रिवर्जन ट्रेड, 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड से एक अच्छा खासा स्टॉक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हमने ये लेवल्स पे कंसोलिडेशन देखा और आज एक बुलिश यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 492 एंड टारगेट्स ऑफ 520। ओके, एक्साइड आपकी स्क्रीन पे 500 पर स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें, हल्का सा रिट्रेस होके एक बार फिर से 24,400 की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ और हल्का सा बैकफुट पे आया। सेम केस करीब करीब निफ्टी बैंक का भी है 50,755। बट बैंकों में अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया था उस वक्त एक्सिस बैंक का। मीनवेल अब आप देखिए ICICI बैंक 1175 पे। देखिए एक्सिस बैंक को पिक करने का एक लॉजिक था, वो था पुल बैक फ्रॉम 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मानस, आपकी रीडिंग क्या होगी ICICI बैंक को लेकर? ICICI बैंक ने इस पूरे टेन्योर में, जिस जिक्र मैं कर रहा हूँ, नवंबर 2023 से लेकर अब तक आई थिंक 80% टाइम्स पे अपना जो बेस क्रिएट किया है वो 100 डेमा के आसपास है। प्लीज़ एक बार जरा ICICI बैंक का ओपन इंटरेस्ट रखिएगा। आपका टेक ICICI बैंक में, क्या वो जो थ्रस्ट एक्सिस बैंक 200 डे से जनरेट कर रहा है वो आपको ICICI बैंक में विजिबल है क्या मानस? आज लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है। देखिए, जगह तो बहुत अच्छी है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 100-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और जहां पर 100-day मूविंग एवरेज है वहीं पर 20-week मूविंग एवरेज भी है। लेकिन केवल एक कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। 1185 के ऊपर खरीदारी करने की राय रहेगी 1159 के स्टॉप लॉस से, और अगर 1185 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1220 तक के भाव आपको ICICI बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ICICI बैंक पर एक व्यू आता हुआ जो 0.32% के गेंस पर कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपनियों के नंबर्स जो आए हैं उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। नियोजन केमिकल्स, इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए जहां पर हमने देखा है इस तिमाही में रेवेन्यू 9% बढ़ा है तो मुनाफे में करीब करीब 18% तक का इजाफा देखने को मिला है। 11.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया। EBITDA में 10% तक की वृद्धि है। मार्जिन्स हाउएवर फ्लैट ही रहे हैं, 17.1% पर आए वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो 17% के आसपास थे। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के दरअसल मैनेजिंग डायरेक्टर हरिन कनानी जुड़ गए हैं। हरिन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल रही है, इनफैक्ट ऑपरेशनली भी आपने बेहतर किया है। हालांकि मार्जिन्स जो है थोड़े से फ्लैट रहे, इसकी क्या वजह रही है, अगर वो पहले हमें समझा सके। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई थिंक लास्ट 1 साल में केमिकल कंपनी में हमने काफी सारे चैलेंजेस देखे थे। जब हमने देखी फार्मा और एग्रो की डिमांड लास्ट 1 साल में काफी कम हो गई। हमने ये भी देखा था कि हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल लिथियम कंपाउंड्स एंड ब्रोमीन, तो ये जो लिथियम और ब्रोमीन है इसके भी जो रॉ मटेरियल के रेट्स है वो भी हिस्टोरिकली लो रेट्स पे लास्ट 1 साल में हुए हैं। तो अभी ये पूरे 1 साल के प्रेशर के बाद नाउ व्हाट वी हैव सीन कि जो फार्मा की डिमांड है ये अभी हमारी रेगुलराइज हो गई। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि हमारी एग्रो की डिमांड, अभी एग्रो की डिमांड के लिए हम वेट कर रहे हैं। हमने जो एक ऑर्गेनो लिथियम कंपनी खरीदी थी, ये कंपनी भी अभी स्टेबल हुई और वहां से भी हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा। और ये पहला क्वार्टर था जिसमें हमको बैटरी केमिकल्स में से भी फ्यू सिंगल डिजिट क्रोर्स का रेवेन्यू भी आना चालू हो गया।
तो जिसके ऊपर हम काफी सालों से काम कर रहे थे। तो आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव्स एंड हमने हमारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि अगर रेट्स जो 1 साल के पहले के होते तो एक्चुअली आपको इससे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता, बट अभी भी जो रेट्स है 1 साल के तुलना में काफी कम लेवल पे है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे चाइनीज कॉम्पिटिटर्स है इन फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स, वो भी अभी भी प्राइस हालांकि अभी नीचे करने बंद हो गए बट स्टेबल है, बट अभी भी जो पहले हुआ करते थे उससे काफी कम है। सो अभी भी ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है सेम रहा। ऑल्सो हमारा जो बैटरी बिजनेस है ये जस्ट अभी चालू हो रहा है, तो इट इज नॉट एट फुल यूटिलाइजेशन लेवल, तो इसकी वजह से भी थोड़ा हमारा हरिन मार्जिन जी, पे अंतर। गॉट इट। हरिन जी, गुड मॉर्निंग। सिंस आपने प्राइसिंग की बात करी कि Yes. प्राइसिंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी आप चाह रहे हैं कि हो जाए, मतलब यहाँ से कितना एक्सपेक्टेशन है प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट का केमिकल्स बिजनेस में? सो अभी जो हम देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस कॉन्स्टेंटली कम होते थे, करेक्ट, वो कम होना अभी बंद हो गया है। व्हाट वी हैव सीन इज दे हैव रीच्ड द बॉटम एंड सम केसेस में वी हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको मैं बता सकूं कि इतना परसेंटेज हर केमिकल का प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज हर एक केमिकल की अपनी खुद की एक कहानी है। तो इन केस ऑफ लिथियम हमको लगता है कि जो अभी का प्राइस है लाइक उसमें अभी भी 40-50-60% और इंक्रीज होना चाहिए टू हैव अ स्टेबल लिथियम प्राइस, जहां पे नई माइनिंग कंपनीज कैन कॉन्स्टेंटली कीप गिविंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। तो हमको लगता है कि और भी 40-50% रॉ मटेरियल के भाव बढ़ने चाहिए, और वो जब बढ़ेंगे तो हमारे भी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमारे भी फाइनल प्रोडक्ट के भाव बढ़ेंगे। और दूसरा जो फैक्टर इसमें है कि चाइना का कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो दो तरीके हैं। एक तो हमने सुना है कि चाइना में अभी कोई कोई कंपनियां आर ऑल्सो नॉट एबल टू सस्टेन दिस प्राइसेस एंड दे आर क्लोजिंग डाउन। या तो ये होगा, या तो जैसे एग्रो एंड फार्मा में डिमांड इंप्रूव होगी, या वहां पे भी हाउसिंग क्राइसिस थोड़ी बेटर होके चाइना की लोकल डिमांड भी जब बढ़ेगी तभी ये प्राइसेस और रीजनेबल होंगे। तो ये 2-3 फैक्टर्स है जिससे प्राइस लेट्स से 10%, 20%, 25% तक बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ग्लोबली थिंग्स प्ले आउट। करण, एक क्विक अगर पर्सपेक्टिव हमें दे सके कि FY25 में आप रफली किस तरह के वॉल्यूम्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में मैं आरती इंडस्ट्री से बात कर रही थी और उन्होंने कहा है कि यू नो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वो अपने वॉल्यूम गाइडेंस को 5% अपर बैंड में बढ़ा रहे हैं बिकॉज दे एक्सपेक्टिंग द बिजनेस टू पिक अप। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पिकअप देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स में? हाँ, अगर हम ये क्वार्टर भी देखें तो ऑलरेडी वी फील अराउंड 15-20% हमारे वॉल्यूम ज्यादा ही है। ऑफ कोर्स नियोजन में वी हैड एडेड मोर कैपेसिटी, सो वी आर वर्किंग लाइक वेरी हार्ड टू फुल्ली यूटिलाइज दिस कैपेसिटी। सो पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो कमिंग, जो नए हमारे मॉलिक्यूल्स है वो नए मॉलिक्यूल से भी ये कैपेसिटी भर रही है। बट नए मॉलिक्यूल, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, वहां पे भी हमने देखा है कि एटलीस्ट फार्मा सेगमेंट में वी आर सीइंग गुड वॉल्यूम इंक्रीज। हमारा जो ऑर्गेनो लिथियम है इसमें हमने कई नए कस्टमर्स ऐड करे, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हमने चालू करे, तो इसके लिए वहां पे भी हमको वॉल्यूम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट Q2 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो कैपेसिटी ली थी वो फुल यूटिलाइज हो जाएगी, एंड Q3 Q4 में हम डी बॉटलनेकिंग करके बियॉन्ड फुल यूटिलाइजेशन भी ऑर्गेनो लिथियम में जा पाए, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं। So we expect volume to be, let's say, 15 से 20% kind of growth over what it was last year. अच्छा सर, मैं हरिन जी एग्जैक्टली पूछना चाहूँगा नियोजन आयोनिक्स के बारे में। इसकी कमर्शियल सेल्स कैसी रही, स्ट्रॉन्ग रही क्या, और इसने कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है क्या? So Neogen Ionics just started making some sales towards end of March. Last March में हमने जस्ट चालू किया था, एंड ये फर्स्ट क्वार्टर रहा उसका। ये फर्स्ट क्वार्टर में हमने ज्यादा करके, ये नियोजन आयोनिक्स में अभी हम जो माइन से लिथियम आता है उसको प्योरीफाई करके पहले हाई प्योरिटी लिथियम बनाते हैं, फिर उसको और प्योरीफाइड लिथियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसमें से हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनाते हैं, फिर इसका फॉर्मुलेशन करके इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। सो लास्ट Q4 में धीरे धीरे करके एक स्टेज का कमिश्निंग हो रहा था, एंड जो लास्ट कमिश्निंग भी होना था ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी, ये हमारा ये Q1 में हो गया।
तो ये एक पहला इंडिया का प्लांट है कि जो माइन में से जो नॉर्मल लिथियम कार्बोनेट आया, वहां से लेके हाई प्योरिटी जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपके बैटरी में जाएगा, ये सारा प्रोसेसिंग एक ही स्टेज में एक ही प्लांट में हो रहा है। एंड इसकी जो ट्रायल प्रोडक्शन है उसी की सेल्स है। जैसे मैंने पहले बताया, हमने सिंगल डिजिट फ्यू करोड़ का रेवेन्यू Q1 में करा, जो ऑफकोर्स Q4 से तो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है, बिकॉज Q4 में जस्ट चालू हुआ था, तो उससे काफी बेहतर है। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में ये कस्टमर्स के अप्रूवल आने चालू हो जाएंगे, और उससे Q3 Q4 में हम इससे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ला पाएंगे। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 75 to 100 करोड़ का रेवेन्यू ये साल के अंदर यूजिंग दिस। एंड ये साल में हम इसकी कैपेसिटी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं। एंड अगले साल में हमारा एक ग्रीनफील्ड का भी बड़ा प्लांट आने वाला है। तो जैसे ये होगा तो अगले साल में इसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम 250 करोड़ प्लस ये जो नई कैपेसिटी इसका अप्रूवल जैसा आएगा उससे जैसे होगा उतना और बढ़ेगा। तो ये हमारी अगले साल की अपेक्षा है। ये साल में 75 to 100 करोड़ ज्यादा करके सेकेंड हाफ में हम लोग एक्सपेक्ट करें। ओके हरिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी और आपने सेकंड हाफ में अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। निफ्टी अब 24,400 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ रहा है और अनुज बैंक निफ्टी वहीं उस ट्रैजेक्टरी से स्लिप होता हुआ। पर अनुज, सुबह एक फैक्ट पे हम बात कर रहे थे कि आई थिंक हमारी कमज़ोर कड़ी कौन है और हमें कौन पीछे खींच सकता है। मैं जिस प्रकार का, जिस स्पेस की, जिस सेक्टर की, जिन ग्रुप की कंपनियों में सुबह प्राइस डैमेज था, बैंक निफ्टी को शायद निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पुश करता है, वही कर रहा है अनुज। तो यही एक परेशानी का सबब होगा। और आई थिंक अभी इस न्यूज़ फ्लो के बीच में PSU बैंक्स को कैसे ट्रीट करें? बिल्कुल, और वीरू PSU बैंक का इंडेक्स क्लियरली अब काफ़ी टाइम से वीक है। मतलब एक जो उसमें एक शानदार रैली बनी थी आई थिंक करीब 6 महीने पहले, आई थिंक अभी 20, 50, 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। और एक रिस्क है इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होने का। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा PSU बैंक्स फ्रैंकली क्यों इतना गिर रहे हैं या क्यों नहीं चल पा रहे हैं। आई थिंक एक फैक्टर तो था क्लियरली उनके अर्निंग्स ख़राब थी। आज सुबह जो नॉक आया वो तो ऑब्वियसली थोड़ा एक अदानी ग्रुप का एक कई बार एक्सटेंशन हमको जो देखने को मिल जाता है वो है। लेकिन बिल्कुल एक अच्छी चीज़ ये है कि PSU बैंकों का इंडेक्स में बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, एक्सेप्ट SBI का भले ही वेट है लेकिन बाकियों का नहीं है। लेकिन आपने जो पहली बात कही थी ना वीरू, उससे मैं ज़्यादा सहमत हूँ। निफ्टी अभी थोड़ा 20 डेमा के ऊपर आने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। आई थिंक उसको कुछ ना कुछ और सपोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं से उस 20 डेमा को डिसाइसिवली ब्रेक करने में। वो फ्राइडे का हाई भी वहीं था करीब करीब। आज भी अगर आखिरी के आधे घंटे में मूव नहीं आया तो आज भी ये मानना पड़ेगा कि 20 डेमा के आसपास ही अभी रेजिस्टेंस है निफ्टी पर। जी हाँ, तो जैसे कि आपने इंडेक्स पे कमेंट्री सुनी, अभी रिजेक्शन आ रहा है 20 डेमा के आसपास और वहीं पे एग्जैक्टली निफ्टी और निफ्टी बैंक जूझते हुए। एक पैनल में मेहमान और जुड़ चुके हैं, राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, आपका टॉप कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस, और उसमें हमें लगता है सिप्ला यहाँ से बाय किया जा सकता है। सिप्ला में अब एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1625 1630 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा सिप्ला फ्यूचर को बाय करने का वो होगा करीब 1570 के आसपास। ओके, सिप्ला 1570 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। चलिए, हिंडनबर्ग मामले की बात हुई थी तो उस पर आज सुबह सुबह हमने एक थोड़ा सूदिंग वॉइस लाने की कोशिश की। मधु खेला से बात की और उनका ये मानना है कि ये एक साजिश है और वो भी देश के अगेंस्ट, नॉट जस्ट अगेंस्ट सम कंपनीज। और उन्होंने ये भी कहा कि रिटेल को इस समय कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे को ना ये थोड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेसी लगता है। ये दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलोकेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीजन है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है?
राइट। और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था, और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट। एंड सेकेंडली यू नो टू मिलाइन द इमेज ऑफ समवन who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है, whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world, and I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. मधु सर, आपकी बात से लग रहा है देखने का ज्यादा, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा रीड करें हम लोग। कोई घबराने की रिटेल को जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट नॉट ऑन दिस इशू। सी मार्केट्स में फॉल और राइज बेस्ड ऑन सम अदर इश्यूज विच आर देयर इन द मार्केट, यू नो टुमारो मॉर्निंग देयर बी समथिंग एल्स, बट इस इशू को लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वोकल, आई एम क्लियर दैट दिस to my mind, because I went through once, twice, thrice, I just find out what is the allegation. ओवरऑल अब आपका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले हफ्ते कुछ ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक हुए, वो येन कैरी ट्रेड वगैरह का इम्पैक्ट आया, हालांकि हमारी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन ओवरऑल अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस समय? अनुज, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केट की स्ट्रेंथ से मैं भी सरप्राइज हूँ। यू नो यहाँ पे मार्केट ने नॉट ओनली ये येन कैरी ट्रेड तो कुछ नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया, बजट का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स का सरवाइव करके अपन, राइट। कितनी सारी लास्ट 6 महीने में चीज़ें हो गई, पर इंडियन मार्केट का जो रेजिलियंस है, यू नो इट इज अनबिलीवेबल दिस टाइम। हैविंग सेड दिस, आई वुड से दैट लास्ट 3 years अनुज रिटर्न्स हैव बीन एक्सेप्शनल, and we should be, when we get into investment of this kind, we should be moderate in terms of our expectation over the next 3 to 5 year return. I think India's story is there is no doubt about it, and I think still positive returns will be there, but we should not extrapolate कि अपने जो पैसा बना है लास्ट 3-4 साल में उसको अपने को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं अनडाउटेबली बोलना चाहूँगा कि कई पॉकेट्स हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, राइट, थोड़ा यूफोरिया के जैसा भी लगता है कई पॉकेट्स में। तो जो भी, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो या तो आप अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा तो केयरफुली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके लगाइए, पर अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो इवन और भी ज़्यादा उसको माइक्रो एनालिसिस प्रॉपर करके पैसा लगाने की जरूरत है। इस समय वैल्यूएशन कंफर्ट किसी पॉकेट में नजर भी आ रहा है क्या, या सब जगह जस्ट ही है और या फिर ओवरस्ट्रेच्ड है? नहीं, डेफिनेटली कंफर्ट है 100%। अदरवाइज तो हम 100% कैश पे होते थे। वो तो सिचुएशन है ही नहीं। अब वो रह नहीं सकते ना, आजकल मोमेंटम इतना सरप्राइज कर रहा है कि आपको पर इन्वेस्टमेंट लेना पता नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। अगर आप देखो कंफर्ट है, फार्मा में कंफर्ट है, सेलेक्ट आईटी कंपनीज में डेफिनेटली कंफर्ट है। एक जो ओवरऑल एफएमसीजी का बास्केट है जहाँ पे कि अपने देख रहे थोड़ा रूरल डिमांड इम्प्रूव हो रही है, वहाँ पे कंफर्ट है। सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है जहाँ मेरे को से, बट सी आपको ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अपना दायरा 2 चीज़ों में बांधना पड़ेगा तो आप अभी इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हो। एक, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो अवधि है पैसा लगाने की, वो कभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को 6 महीने में पैसा कमाना है। अगर मेरी अवधि 3 साल की, जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में यहाँ पैसा बनेगा क्या, अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो की कंपनियाँ 3 साल में हो सकता है, यहाँ से भी 2-3 गुना हो सकती है इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस पे। ओके, मीनवाइल ओएनजीसी पर एक स्पाइक आई है। एक बार जरा स्टॉक का प्राइस लेकर आइए। जो नीचे न्यूज़ ब्रेक हो रही है, जो बेसिकली हुआ क्या है, जो नए कुएं हैं और जहां से गैस बेची जाएगी, वहां पर जो प्राइस है डोमेस्टिक, जो एपीएम का मतलब है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, जो सरकार कंट्रोल करती है प्राइसेस को, उसका 20% प्रीमियम ओएनजीसी को दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बड़ा पॉजिटिव है ओएनजीसी के लिए, ना सिर्फ ओएनजीसी के लिए बल्कि ऑयल इंडिया के लिए भी ये बड़ा पॉजिटिव है।
और इसके लिए ये दोनों स्टॉक्स में आप एक इस समय स्पाइक देख रहे हैं। एक प्रोजेक्ट भी उन्होंने अप्रूव किया 6000 करोड़ का, आई थिंक वो भी एक रीज़न है, लेकिन एक 7800 करोड़ का। लेकिन मेन न्यूज़ ये है कि 20% प्रीमियम ओवर एपीएम प्राइस, जिसकी वजह से ये स्पाइक आप इस समय देख रहे हो ओएनजीसी के स्टॉक में। अनुज, एक्चुअली ये पहले गाइडलाइन तय की गई थी, अब फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसीलिए कंपनी ने वो एक्सचेंज पर डाला है। पहले गाइडलाइन क्या थी कि एपीएम फिक्स होता था 10% ऑफ इंडियन एवरेज क्रूड बास्केट। अब और उस गाइडलाइन में फिर बदलाव आया था हाल फिलहाल में, तो 20%, तो क्लियरली उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। दोनों स्टॉक्स आई थिंक देखने चाहिए, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिकली कहती है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों के लिए दरअसल ये 20% प्रीमियम लागू होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी ये कंपनी या फिर ये स्टॉक एक नई लीज ऑफ लाइफ के साथ ट्रेड कर रहा है, अलग ट्रेजेक्ट्री में ये इस समय। आई थिंक आज ये स्टॉक शायद अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगाने को तैयार है ओएनजीसी का। आई थिंक 344.90, अगर मेरी मेमोरी सही है तो इसकी 52 वीक हाई लो वाली प्लेट एक बार फायर करिए जरा। जब तक वो प्लेट फायर हो, शरद जी, ओएनजीसी क्या रहेगा व्यू इस पर? भी तेजी का व्यू ही रखना चाहिए। कुछ और डेवलपमेंट्स हैं अंडमान में भी जो काफी पॉजिटिव हैं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए। जहां तक इस नोटिफिकेशन का सवाल है, मेरे हिसाब से पार्टली प्राइस्ड इन है, आज से नोटिफाई हुआ है, बट ऑब्वियसली मोमेंटम वाइज पॉजिटिव है। नए गैस फील्ड से जो इनको एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो एक एडिशनल, मेरे हिसाब से ज्यादातर फॉरवर्ड नंबर्स में शायद ऑलरेडी प्राइस्ड इन होगा। बट बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है इनके लिए होगा जो नए गैस फाइंड्स या ऑयल फाइंड्स के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आई हैं। वो अगर डेवलपमेंट मटेरियलाइज होती है तो मुझे लगता है ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से ओएनजीसी में काफी कंफर्ट है। 40-45 रुपए की अर्निंग मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल रहनी चाहिए अगले 1-2 साल। तो उस पे अगर 10 टाइम भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 450-500 तक आसानी से संभव है कि ये स्टॉक ट्रेड करे वहाँ पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आप 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश पालवे जी से एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस, और शरद अवस्थी से मिड कैप फंडा लेंगे। शिल्पा जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एक अगर आप देखेंगे 500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है, और यहाँ पे 550 की तरफ एक अगर आप देखेंगे अपसाइड में कॉल राइटर्स आर एक्टिव, तो ये जो स्पेस बहुत बड़ा है फॉर गुड अपसाइड मूव। तो यहाँ पे 510 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 11 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 18 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 25 के भी नेक्स्ट आते हुए मिलेंगे। ओके, तो एक्साइड जो हम पहले कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, 510 का कॉल लेने की सलाह, ये फिलहाल शिल्पा की तरफ से व्यू है। राजेश पालविया भी हमारे साथ आ गए हैं कार्यक्रम में। आपका एफएनओ सुपरस्टार? तो हर्षा जी, बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक पे यहाँ पे फोकस है। फेडरल बैंक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक अब 200 रुपीज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो फेडरल बैंक फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 208 210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होना चाहिए वो करीब होगा 197 के आसपास। ओके, फेडरल बैंक 200 रुपये 43 पैसे पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं अगली ट्रेड के लिए, चार्ट के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार आज? वीरेंद्र जी, श्रीराम फाइनेंस पे आई थिंक एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर है 3050 की रेंज में, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3050 का रेजिस्टेंस इस बार ब्रीच होगा। तो श्रीराम फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, माफ करिएगा, 2970 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3090 के टारगेट सेट करेंगे। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का स्टॉक, यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय मानस की तरफ से। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा? जी, हमारा मिड कैप फंडा है यात्रा ऑनलाइन। कंपनी देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है। इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, लगभग 850 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनके 7 मिलियन एम्प्लॉइज इनके कस्टमर बेस हैं। इन टर्म्स ऑफ टैम, ऑब्वियसली ट्रैवल वगैरह में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में भी देखने मिलनी चाहिए। कंपनी का फोकस कॉर्पोरेट B2B सेक्शन पे है, वहाँ कुछ नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च कर रही है। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि FY26 में कंपनी 7 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी।
जहां ज्यादातर प्लेटफॉर्म कंपनीज 8 के ईवी 8 से 9 के ईवी टू सेल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ये कंपनी अभी भी आपको 3-3.5 के ईवी टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। पी के टर्म्स में अगर आप देखें तो मुझे लगता है जिस टाइप की एग्रेसिव ग्रोथ कंपनी क्लॉक इन कर सकती है आने वाले समय में 30-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिवली 30 का मल्टीपल भी मिलता है तो मुझे लगता है 210 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से यात्रा ऑनलाइन एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। ओके तो ये यात्रा ऑनलाइन पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ इस समय करीब 5% की गेंस दिखा रहे हैं काउंटर। सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। शिल्पा ने पहले कॉल दिया एक्साइड का सस्ता ऑप्शन के तौर पर 510 का कॉल सजेस्ट किया है, 11 पर ट्रेड कर रहा है, 18 से 25 तक के लेवल्स आ सकते हैं। पालविया आपको पसंद है फेडरल बैंक एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर 208-210 के टारगेट के लिए। मानस ने अपना ट्रेड चार्ट का चमत्कार में जो आइडेंटिफाई किया है वो है श्रीराम फाइनेंस का, 3050 इनका टारगेट है। और अभी अभी बात हुई शरद की यात्रा ऑनलाइन, ये इनको पसंद आ रहा है इस समय ट्रेड। तो ये सारे वो स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए किए हैं आइडेंटिफाई। एंड जो आपने कहा था अनुज वो हो गया है 344 के आसपास ONGC ट्रेड करता हुआ, तो एब्सोल्यूट फ्रेश 52 वीक हाई पर उस खबर के बाद, खबर पहले आ चुकी थी अब नोटिफाई हुई है यानी कि ऑफिशियल हुई है, 3-3.25% तक के गेंस देखने को मिले हैं। आज का डे हाई 344.70, तो क्लियरली उस लेवल को इसने हासिल कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनके नतीजे कल आएंगे। और कल एक बड़ा दिन है क्योंकि 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। इसमें हीरो मोटोकॉर्प है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, हिंडाल्को है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इन बिग बॉय से? ध्यान रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर और हिंडाल्को में भी 1.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। सुमित हमारे साथ है, सुमित बताइए। तो हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को इन दो नंबर्स के ऊपर पहले के करके नजर डाल लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करूंगा। ओला की लिस्टिंग के बाद और ओला की री रेटिंग के बाद से ये भी चलना शुरू हुआ और लगातार 2-2.5% की तेजी आज भी है स्टॉक के अंदर। पहले नंबर्स के लिहाज से 11% के आसपास की बढ़त कंपनी की सेल्स के दौरान सेल्स में आने का अनुमान लगा के बाजार चल रहा है। इनफैक्ट 20% के आसपास सेल्स में बढ़त का एक अनुमान है। एबिटा फ्रंट पे करीब 30% की बढ़त, मार्जिन 14.8 रादर 15% के आसपास के मार्जिन रहने का अनुमान है। 1565 करोड़ रुपए का एबिटा और मुनाफे फ्रंट पे 1193 करोड़ रुपए का मुनाफा, जो कि 21 से 22% बढ़ने का अनुमान इस बाजार इस तिमाही में लगा रहा है। सेल्स फ्रंट पर 15.5 लाख यूनिट्स के आसपास की सेल्स आ सकती है और रियलाइजेशन रफली 70,000 के आसपास रहेगा, जो कि 64,000 से बढ़कर आने का अनुमान है। तो YOY Q-on-Q रियलाइजेशन बेटर रहेंगे इनके। Q-on-Q बेसिस पे वॉल्यूम में अच्छा पिकअप रहेगा और रियलाइजेशन भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो एक प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कह लीजिए या मार्जिन लोज का इम्पैक्ट, नए प्रोडक्ट लॉन्च का इम्पैक्ट, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे होगा, इसलिए बढ़िया नंबर Q-on-Q भी आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा 13% वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। रूरल सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा इस बारी और इन नए प्रोडक्ट लॉन्च का एक अच्छा इनको सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बातचीत इस क्वार्टर के अंदर बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प में। हिंडाल्को के केस में बहुत सारी चीज़ें तो इनके नोवेलिस के जो नंबर्स आए हैं उससे क्लैरिटी मिल चुकी है। जो रिसेंटली नोवेलिस के नंबर्स आए हैं उसमें $15.1 करोड़ के आसपास का नेट इनकम आया, जो कि 3% टूटा है, और एबिटा करीब $50 करोड़ के आसपास आया, जो कि 19% बढ़ा है। एडजस्टेड एबिटा पर टन जो है 52.5 करोड़ के आसपास है, जो भी 10% बढ़ा है। सो अब आते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। ये स्टैंड लोन हिंडाल्को के नंबर्स हैं। 7511 करोड़ रुपए के आसपास का इनका इस क्वार्टर के अंदर जो एबिटा आने का अनुमान है 5700 करोड़ रुपए से बढ़कर। मार्जिन 12.7%, जो कि 10.8% से बढ़कर आएंगे। नेट सेल्स में 12% की बढ़त है और मुनाफे में एक लो बेस का बढ़िया इफेक्ट है। Q-on-Q में भी इनके नंबर्स अच्छे आएंगे YOY के साथ साथ। इनके Q-on-Q बेसिस पे वॉल्यूम में एक स्ट्रॉन्ग नंबर इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस इंप्रूव हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस हाइक वो कंपनी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। और नोवेलिस के एबिटा फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, तो वो कंसो नंबर्स पे भी ओवरऑल इंपैक्ट कर सकते हैं। एलेरिस नोवेलिस दोनों के नंबर्स में स्टैंड लोन भी नंबर अच्छे हैं और कंसो के नंबर भी कुछ हद तक टेलविंड के तौर पर कामकाज करेंगे। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे नंबर आते हैं। तो ये इनफैक्ट हिंडाल्को और हीरो मोटोकॉर्प हुआ। वेरी क्विकली एक टेक चेक और फिर अपोलो हॉस्पिटल्स की भी बात करेंगे। राजेश सातपुते, हीरो मोटोकॉर्प ट्रेंडिंग है कल नंबर से पहले। जी हर्षदा जी, देखिए चार्ट देखिए, इवन डेरिवेटिव्स का डेटा देखे तो डेरिवेटिव्स डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है। अगर चार्ट देखे तो 5200 पे बेस बना है, तो मुझे लगता है कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 5430 5450 के आसपास। तो बायस पॉजिटिव रखे। इनफैक्ट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 5300 के ऊपर बाय बनेगा, तो इट्स अ बाय इन हीरो मोटर। स्टॉप लॉस होगा 5250 और जैसे मैंने कहा
5400 5450 ये इसका पहला क्लस्टर होगा, वो निकल गया फिर एक बड़ा बदलाव। ये फिलहाल आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। देखते हैं कल नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर से पहले तो एक्शन बनता हुआ ज़रूर देखने को मिला है। अब कुछ मिड कैप कंपनियां और लार्जली ऐसे स्टॉक्स जो वायदे बाजार में है, संवर्धन मदरसन, मुथूट, मनप्पुरम, तीनों के नतीजे आएंगे और कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं ये बताने के लिए कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। बताइए कंचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मदरसन के साथ। अगर नेट सेल्स की बात करी जाए तो 30% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है हेल्दी ऑर्डर बुक और साथ में जो इनके अभी रिसेंटली एक्विजिशन हुए हैं। एबिटा में 46% का अपसाइड और साथ ही साथ नॉर्मल इनपुट कॉस्ट के चलते हमें मार्जिन भी कहीं ना कहीं 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बढ़िया इनऑर्गेनिक ग्रोथ के चलते पैट में भी करीबन 71% अपसाइड का अनुमान लगाया जा रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस में हमें नंबर कहीं ना कहीं एक वीक साइड पे देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से एबिटा में भी करीबन 6% का ड्रॉप आने का अनुमान है। तो ये थे मदरसन के लिए नंबर। अब अगर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की तो नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 17%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन 17.5% और पैट में करीबन 21% का अपसाइड देखने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड एयूएम में करीबन 7% का क्यू ऑन क्यू बेसिस में अपसाइड आने की उम्मीद है। आईएफएल में जो गोल्ड बिजनेस शटडाउन हुआ है और साथ में जो बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस है उसके चलते जो लोन बुक है उसमें करीबन 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सीक्वेंशली बेसिस में एक्सपेक्टेड बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है रिड्यूसिंग प्राइस रिलेटेड ऑफर्स। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा हमें सुधार होता हुआ दिख सकता है ड्यू टू गुड बिजनेस ग्रोथ। और साथ में अब क्या चीजें ध्यान में रखने वाली होगी उस पर नजर डाल लेते हैं। जो भी रिसेंटली आरबीआई का एक्शन आया है कैश डिसबर्समेंट पे, उसका बिजनेस में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस के चलते डिमांड पे कैसा असर पड़ेगा। तो ये थे मुथूट फाइनेंस के ऊपर नंबर्स कैसे आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस की। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीबन 20% और पैट में करीबन 15.5% का बढ़त देखने को मिल सकती है। अब जो गोल्ड और कंसोलिडेटेड एयूएम है उसमें सीक्वेंशली बेसिस में हमें 6% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स और स्प्रेड लेकिन कहीं ना कहीं 0.3% से डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी करीबन 10 बेसिस पॉइंट्स नीचे आने के अनुमान है। अब मैनेजमेंट की गोल्ड लोन को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके, साथ ही साथ व्हीकल सेगमेंट में किस तरीके की कमेंट्री आती है, ये यहाँ पे की मॉनिटरेबल्स होंगे। शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। तो इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट दिन कल, कई सारी वायदा कंपनी और दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आएंगे। एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ निमिष चंदन भी जुड़ने वाले हैं। उनसे भी डिटेल में एक आउटपुट लुक लेंगे कि रिजल्ट सीजन के बाद अब उनका नज़रिया क्या बन रहा है मार्केट पर और अर्निंग्स पर। ब्रेक के बाद का बाजार में आज रिकवरी का मूड अच्छा है और हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को मार्केट ने इग्नोर किया, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में देखिए, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया, वापस निफ्टी रेड में आया 24,353 इस समय। तो एक बार तो क्लियर है कि 24,420 24,430 के आसपास का जो 20 डेमा है उसको मार्केट एक बार के लिए शायद थोड़ा सा रिजेक्शन के मूड में है और वहाँ से वापस एक स्लिप आया। लेकिन ओवरऑल मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है इस पर बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ गए हैं बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ निमेश चंदन। और एक्चुअली निमेश जी और मैं दोनों लास्ट वीकेंड पर गुवाहाटी में थे, साथ में थे। हाँ, तो निमेश जी भी थे उस इवेंट में। निमेश जी गुड आफ्टरनून। काफ़ी शानदार थी वैसे आपकी वो प्रेजेंटेशन। इस समय मार्केट में क्या व्यू लें, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन तो लग रहा है मार्केट में, लेकिन क्या ये जो अभी ये लेटेस्ट सब मामले चल रहे हैं, हिंडनबर्ग का मामला हो या ग्लोबल क्यूज हो, क्या ये करेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं मार्केट को? नमस्कार, गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे तो गुवाहाटी में आपकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे प्रेजेंटेशन से भी। आपकी करियर की जर्नी एंड स्पेशली आपने जो हेल्थ वाली जर्नी का एग्जांपल दिया वाज फैंटास्टिक। मार्केट में एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए कि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी मार्केट में। इट विल नॉट बी अ स्टेडी राइड फ्रॉम हियर, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं काफी सेक्टर्स में, काफी जो से स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली काफी ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे जब कुछ
स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन अगर हैं तो छोटे छोटे न्यूज भी उसमें वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए और थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ महीने शायद ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कैसे उसका फायदा उठाना है वो सोचना चाहिए। अब निमिष, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग आज हमने एक ऐसा अपडेट के साथ शुरुआत बाजार में की जहां पर पहले एक रिपोर्ट आई और उसने पूरे मार्केट की नींव थोड़ी सी बिगाड़ दी थी। आज उतना सीरियस नॉक नहीं लिया है मार्केट ने, विच इज़ गुड। तो क्या हम ये समझें कि रिटेल निवेशक अब और मैच्योर हो गया है, वो समझता है कि इस तरह की अगर डिप्स मार्केट आपको दे रहा है, स्पेशली एक मार्केट जो लगातार तेजी में है और मौके कम दे रहा था लोगों को एंटर करने के, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए? आर यू एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ बाइंग एवरी डिप इन दिस मार्केट? एक तो आपने जो कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स मैच्योर हो रहे हैं, आई थिंक दैट ट्रेंड इज डेफिनेटली देयर। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स ओवर द पास्ट 4-5 इयर्स अगर मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो कुछ स्टडी करके एंटर हो रहे हैं। ज्यादातर लोग, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट ज्यादातर लोग कुछ स्टडी करके एंटर कर रहे हैं मार्केट में। कुछ सेंसेशनल न्यूज या जो ऐसी चीजें हैं जो नॉइज है मार्केट में, उसको इग्नोर कर पा रहे हैं। काफी जो म्यूचुअल फंड्स में SIPs कर रहे हैं वो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी का फायदा उठा रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा रहे हैं। आई वुड से कि मार्केट में डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स है, बिकॉज इंडिया की जो स्टोरी है वो इस डेकेड के लिए इज अ फैंटास्टिक स्टोरी टू गो विद। वेदर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, वेदर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े देखें, दे आर लुकिंग वेरी गुड। हाउएवर वैल्यूएशंस काफी हद तक ऊपर आ गए हैं इन सम ऑफ द सेक्टर्स। तो अगर आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे एरियाज में जहां पे मार्केट ने अभी ध्यान नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल हमारा जो हाउस व्यू है इज के लुक एट डोमेस्टिक सेक्टर्स रादर देन इंटरनेशनल। लुक एट ये कंज्यूमर जो सेक्टर्स हैं उसमें आइडियाज ढूंढिए रादर देन कैपेक्स। और कुछ एरियाज जैसे कि फार्मा, FMCG, जो सेक्टर्स ऐसे हैं जो डिफेंसिव भी हैं और अब ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो वहां पे नजर डालनी चाहिए। ओके, इनफैक्ट निमेश जी, मैं आपसे अगला प्रश्न यही पूछने वाला था कि फार्मा, FMCG के एक ऐसे माहौल में जो कि दोनों लास्ट इंस्टेंसेस में जब मार्केट कोलैप्स हुआ इन अ सिंगल डे, आई थिंक रिजल्ट्स डे और बजट डे, बाजार ने एकदम से, अगर आप देखें, अपना गियर शिफ्ट करके इन दोनों स्पेस पर फोकस किया। अब फार्मा पे और आई थिंक FMCG अपना टेक दे ही दिया। एक और दो पॉकेट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं पिछले कुछ समय से, हॉस्पिटल स्टॉक्स और डायग्नोस्टिक स्पेस। ये स्पेस इस वक्त इस प्राइस पे आपको लग कैसा रहा है? वीरेंद्र, हम पॉजिटिव हैं ओवरऑल ग्रोथ के बारे में इन फार्मा, इन हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स। हाउएवर इसमें बॉटम अप सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि कौन से जो हॉस्पिटल्स हैं या कौन सी डायग्नोस्टिक कंपनी है जो अपने वैल्यूएशंस मेंटेन कर पाएंगे। ऑब्वियसली हॉस्पिटल स्टॉक्स ने लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत अच्छी रनअप देखी है, उसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा यहाँ से। ओवरऑल जो डायग्नोस्टिक स्पेस रहा है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, तो वहां पे वैल्यूएशन थोड़े बेटर है। बट मैं आपका ध्यान एक और जो फार्मा से रिलेटेड सेक्टर है और फार्मा के अंदर आता है, विच इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग, यानी कस्टम ड्रग डेवलपमेंट जो कहते हैं, उसमें जो है काफी चेंजेस आ सकते हैं। उसमें लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं। बायोसिक्योर एक्ट जो यूएस में प्रस्तुत हुआ है, उसके वजह से इंडिया को इसका काफी फायदा हो सकता है इन कंपनीज को। तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, उनमें वैल्यूएशन भी अच्छी है और ट्रिगर्स भी हैं, तो वो देखने चाहिए। डेफिनेटली इन हॉस्पिटल्स एंड इन डायग्नोस्टिक्स कुछ कंपनीज अट्रैक्टिवली वैल्यूड हैं एंड दे हैव टू बी लुक्ड एट। इन सब में हाउएवर आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 इयर्स की जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है आपको रखनी पड़ेगी। कुछ सेक्टर्स जो है, जैसे मैंने कहा क्रैम्स एंड मे बी सम सेक्टर्स, पॉकेट्स इन FMCG, वहां पे ट्रिगर्स थोड़े नजदीक है, क्योंकि उनमें जैसे मैंने कहा अबाउट दिस बायोसिक्योर एक्ट एंड सेकंड रिकवरी इन द रूरल साइड, ये जो ट्रिगर्स हैं
वो शायद आपको जल्दी देखने पे। ओके, बिल्कुल। अच्छा, निमेश जी, इस मार्केट की जो एक तकलीफ रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। अगर आप देखें पिछले 1 साल से, और HDFC बैंक के केस में तो 3 साल से, इन स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक जो निम्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसका इम्पैक्ट है, या कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है? स्ट्रक्चरल तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिक्लिकल कहूंगा इसे। हाउएवर देखा जाए तो ये एक तो डिपॉजिट की चैलेंज है इनको, कि ये डिपॉजिट ग्रो करेंगे उस हिसाब से ही अपना लोन बुक ग्रो कर सकते हैं, और डिपॉजिट ग्रो काफी स्लो रहा है। सेकंड चैलेंज ये है कि इस क्वार्टर में जो नतीजे आए उसमें हमने देखा कि कुछ एसेट क्वालिटी में डिटेरियोरेशन आया है, हल्का सा आया है, बट लोग उसे अभी समझ रहे हैं कि क्या ये ट्रेंड बन जाएगा, क्या ये 1 क्वार्टर फिनोमिना है या 1 ऑफ फिनोमिना है, या फिर ये ट्रेंड बन सकता है। तो लोग अभी जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटेल एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ा चिंतित हैं, एंड हम भी एज अ हाउस उनको वॉच कर रहे हैं। वैल्यूएशन जो है इनके ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो अगर कुछ कंसर्न्स आते भी हैं, मुझे इनमें डाउनसाइड नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपसाइड के लिए वेट करना पड़े, जो उनकी अपसाइकिल आएगी तब तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट यही दो मेन इश्यूज हैं, एक तो डिपॉजिट ग्रोथ और सेकंड कुछ डिटेरियोरेशन हुआ है एसेट क्वालिटी में। अच्छा, अगर थोड़ा मैं ऑटो में आऊँ निमेश जी, यहाँ पे स्पेशली इस बार के मानसून को देखते हुए, मानसून के प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, और जो FMCG कंपनियों ने अपने नंबर्स में और क्वार्टरली अपडेट्स में टिप्पणी की थी रिगार्डिंग रूरल मार्केट्स, ऑटो में आपका व्यू इस वक्त है क्या? और अगर मैं तीनों सेगमेंट को थोड़ा सा बाइसेक्ट करूं, जैसे 2 व्हीलर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एंड स्पेशली ट्रैक्टर्स, आप ज़्यादा बुलिश कहाँ हैं? ज़्यादा कौन सी स्क्रिप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं आप? वीरेंद्र, जैसे आपने कहा कि रूरल मार्केट्स में इंप्रूवमेंट है, FMCG कंपनीज ने वो इंडिकेशन दिए हुए हैं, तो जो इमीडिएट बेनिफिशियरीज जो इसमें दिखते हैं ऑटो सेक्टर में आर 2 व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स। तो इन 2 सेगमेंट्स में हम काफी बुलिश हैं, एंड हमारी इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज में है। 4 व्हीलर में हम थोड़े से सिलेक्टिव जा रहे हैं। वी आर पॉजिटिव ऑन द SUV प्ले इन द अर्बन एरियाज, तो वो SUV का जो लॉन्चेस हैं वो बढ़ते जाएंगे, प्लस इनमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो 4 व्हीलर्स में वी आर सिलेक्टिव। कमर्शियल व्हीकल्स में वी आर अ बिट कॉशियस, हम इतने बुलिश नहीं हैं ऑन द कमर्शियल व्हीकल साइड। तो ये काइंड ऑफ पैकिंग ऑर्डर है हमारा। जैसे आपने एग्जैक्टली कहा कि रूरल रिकवरी की वजह से ट्रैक्टर्स और जो 2 व्हीलर्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे स्पॉट पे हैं। प्लस आपने कुछ जो अभी लिस्टिंग्स हुई हैं उनका भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को फायदा होगा वैल्यूएशन में या री-रेटिंग में। आपका इशारा अब ओला इलेक्ट्रिक पर है, लोग समझ जाएंगे। वैसे बाय द वे पोस्ट लिस्टिंग स्टॉक लगातार 2 दिन अच्छा कर रहा है। टेक्नोलॉजी पर आप इस समय कितने कन्विंस्ड है कि शायद करंट लेवल्स पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा? निमेश, क्योंकि देखिए अब हम नजर रखेंगे कि फेडरल रिजर्व वो कितनी जल्दी रेट कट साइकिल अनाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले बात हो रही थी ईयर एंड में होगा, लेकिन जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है और जिस तरह की स्थिति में वो इकॉनमी है, वो सितंबर के आसपास की बातचीत हो रही है, विच इज नेक्स्ट मंथ। क्या उससे पहले कुछ पोजीशंस और बढ़ने के आसार हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम आप जैसे फंड हाउसेस की तरफ से? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है कंपेयर टू द मार्केट। ये जो फेड रेट कट की बात चल रही है, फेड जो फर्स्ट रेट कट करता है दैट इज नॉट एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, और इकोनॉमी के लिए भी ये पॉजिटिव बात नहीं है। फेड अगर रेट कट कर रहा है तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि कुछ गड़बड़ है इकोनॉमी में, स्लो डाउन आ रहा है या फिर रिसेशन के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए फेड इंटरेस्ट रेट कट करती है। तो हिस्टोरिकली आप देखेंगे कभी भी फर्स्ट फेड रेट कट में मार्केट ऊपर नहीं जाता। अब अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है बिकॉज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, हमारी जो IT कंपनीज हैं ये तो B2B प्लेयर्स हैं, तो अगर उनके क्लाइंट्स पे कुछ स्लो डाउन का प्रेशर आता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो उस वजह से कुछ IT बजट्स पे भी प्रेशर आ सकता है। ये हमारा व्यू है। तो हम ज्यादा बुलिश नहीं है, हम जनरली अंडरवेट हैं IT कंपनीज पे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक और स्लो डाउन
और थोड़ी तकलीफें बाकी है इस सेक्टर में बिफोर कि हम इसमें रिकवरी दें। ओके, चलिए निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं और BTST कॉल्स लेते हैं और फिर डीलिंग रूम चेक और कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। जो पसंद है स्टॉक मुझे वो है NMDC, ट्रेड करा है 228 पर। मेरे ख्याल से 225 का स्टॉप लगा चलें तो ऑन द अपसाइड करीब टारगेट है 240 के नजर आते हैं NMDC। NMDC को आप पिक कर रहे हैं कल के लिए। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? मानस आप म्यूट पे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, फिर ट्रेड दीजिएगा अपना। मनप्पुरम में खरीदारी करने की राय रहेगी। मनप्पुरम ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आपको अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो 207 के स्टॉप लॉस से मनप्पुरम में खरीदारी करेंगे। 216 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मनप्पुरम में एक अपॉर्चुनिटी। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी, आई स्टिक टू हैल। मुझे लगता है हैल में है स्ट्रेंथ, इसको कल तक आपको कैरी करना चाहिए। तेजी की पोजीशन वहां पर बनाए रखें। पालविया जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो आशा जी, कैश सेगमेंट से वी-गार्ड यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज देखने को मिला है स्टॉक में। एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, पिछले 4-5 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट वी-गार्ड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 515 520 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होना चाहिए वो करीब होगा 494 के आसपास। अमित सेठ, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनु जी, मैं गेल कैरी करूंगा। गेल में अच्छा खासा मोमेंटम आवली चार्ट्स और डेली चार्ट्स में नजर आ रहा है। लगभग 231.90 का प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 228 एंड टारगेट ऑफ 238 एंड 240। 231.90 पे आप पिक कर रहे हैं। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? ओके, सॉरी, माफ कीजिएगा। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? माफ कीजिएगा। वीरेंद्र जी, देखिए मेरा ट्रेड जो रहेगा ONGC पे। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे सर्ज आया है, कल भी यहाँ पे एक मूव मिलेगा। सो ONGC जब आए 339 पे चल रहा है तो 334 का स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से कल इवेंचुअली ये 340 44 का जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो क्लस्टर है, ये निकलेगा और इन दैट केस मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो रहेगा कम से कम 360 365। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिलेगा ONGC में, तो इट्स अ बाय इन ONGC। ओके, तो ये फिलहाल एक बाय इन ONGC। ये सारे ट्रेड्स और सभी जानकार हमारे तेजी वाले ट्रेड्स लेकर ही जा रहे हैं। चलिए फटाफट से अब डीलिंग रूम का जायजा भी ले लेते हैं कि किन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय हो रही है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन, बताइए। तो जहाँ तक कि डीलिंग्स का सवाल है, सबकी नज़रें MSCI वाले जो अनाउंसमेंट पे हैं, जो आज रात को लगभग 3 बजे के आसपास इंडियन टाइम पे पब्लिश होगी। और MSCI में अगर हम कहें तो ऑब्वियसली नज़रें HDFC बैंक पर रहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा इनफ्लो वहाँ आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर आपको ख्याल है तो जो फ्री फ्लोट और जो हेडरूम FI का वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है आपको HDFC बैंक में, और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो फ्लो वाइज सबसे ज़्यादा फ्लो वहाँ आता हुआ नज़र पड़ेगा। जहाँ तक कि दूसरे स्टॉक्स का सवाल है जो इस टाइम इंक्लूजन में आएंगे ग्लोबल इंडेक्स में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, वोडाफोन आइडिया है। FPO के बाद इनका भी बड़ा एक फ्लोट मार्केट में आया है, जिसके कारण MSCI में इनकी अब शामिल होने के कगार ज़्यादा हो गई है। RVNL और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब स्टॉक्स पर भी नज़रें रहेंगी। एक ही स्टॉक जो इंक्लूजन में जा सकता है वो है बंधन फाइनेंशियल्स, जहां लगभग $126 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो होगा। लेकिन क्लियरली जैसे कि मैंने पहले कहा, 3-3.25 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 24-25 हज़ार करोड़ की बाइंग आप HDFC बैंक में देख सकते हैं, अगर वो डिसीजन आज MSCI ने ले लिया फ्री फ्लोट फैक्टर के चेंजेस होने के चलते। ओके, तो ये तो हो गए MSCI से रिलेटेड स्टॉक्स यतिन, लेकिन 2 और स्टॉक्स भी होंगे आपके रडार पर? जी, डीलिंग रूम्स में 2 स्टॉक्स हैं। सबसे पहले एक्साइड और डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं। 1515-1525 तक के टारगेट्स डीलर्स को लगते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में आने चाहिए। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा भी आज डीलर्स के रडार पे है, जहाँ डीलर्स को लगता है यहाँ BTST करनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट 3% ऊपर है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा। और यहाँ भी अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो 1550 तक के टारगेट्स डीलर्स रख रहे हैं। डीलर्स की बात कि एग्जैक्टली डीलर्स चेस कर रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे। अभी काम करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। अनुज,
24,358 जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो हम यहाँ पे करीब करीब 24,430 की ट्रैजेक्टरी में थे और बैंक निफ्टी कहाँ 20 डेमा को टेस्ट कर रहा था। अनुज, ये पहले तो क्लोजिंग पे लेवल्स पे कमेंट और उसके बाद कल के लिए अप्रोच। बिल्कुल वीरो, जैसे कहते हैं ना कि एक किराए पर पानी फेरना, ये क्लोजिंग ने वो काम किया है काफ़ी हद तक। वैसे ठीक है, ये वो बात हो गई जैसे पहले 5 ओवर में आपके काफ़ी विकेट डाउन थे, फिर आपने 18वें ओवर तक शानदार रिकवरी की और लास्ट के 2 ओवर में जब लग रहा था कि आप स्लॉग ओवर्स में हिटिंग करेंगे वो वापस कोलैप्स हो गए। तो ये थोड़ा सा उस तरीके से कहूँगा मैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक हाई रिस्क ट्रेडर हैं और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये शायद मार्केट ने आपको डिप दिया बाय करने के लिए और लॉन्ग पोजीशन घर लेके जाने के लिए, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी है एक गैप अप की मार्केट में। गैप अप नहीं भी हो तो भी मेरा व्यू वही है जो 4 दिन से है कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई है और आज का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,212 का। उससे हम अभी भी काफ़ी दूर हैं, 150 पॉइंट दूर हैं करीब, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा, बेसिक नज़रिया मेरा वही है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है। ये होता है, थोड़ी सी वायलेंस आती है उस समय जब बेस फॉर्मेशन होता है। तो मिड कैप का परफॉर्मेंस अच्छा है आज। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना शुरू किया और हो सकता है कि अगले मूव में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे। ये भी पॉसिबल है कि आप बैंक निफ्टी यहाँ से लीड करे मार्केट रैली में। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट गेन के साथ बंद हो रहा है, बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं टिक पाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भी ये रहेगा कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कैरी करें, अगर नहीं तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए तो कल सुबह आके देखें, उसके बाद एक व्यू लें। जी हाँ, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से ट्रेड को अवॉइड कीजिए, कोई कैरी मत कीजिए। कल मॉर्निंग में फिर लेवल्स को समझेंगे, फिर ट्रेड करने की चेष्टा करेंगे। क्लोज हालांकि थोड़ा सा मायूस करने वाला है, स्पेशली बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अब करीब करीब 50,600 के स्तर पे। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए इन डेरिवेटिव्स, वायदा कारोबार में क्या हुआ और आई थिंक लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की जो इस वक्त ये जो स्टैट्स हैं, जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि आखिरी के वक्त में लगभग 30 मिनटों में ये शेडिंग हुई है हायर लेवल से। जरा ब्रेथ को देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट सेशन में ब्रेथ फिर भी काफ़ी अच्छा खासा था और 38 लॉन्ग्स, 45 में शॉर्ट कवरिंग माफ़ कीजिएगा, 51 में शॉर्ट और 47 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। वोल्टास आज स्ट्रॉन्ग मूव लिया, जुबिलेंट पोस्ट अर्निंग्स, एनएमडीसी, ओएनजीसी पे खबर आई, उसके बाद हमने ट्रेड कैच किया। ग्लेनमार्क फार्मा, इन सभी काउंटर्स मैच लॉन्ग बिल्डअप था। बाकी ग्रेनुलर्स में शॉर्ट कवरिंग थी, मन्नापुरम फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग थी, सेल गेल दोनों में शॉर्ट कवरिंग थी और सिमेंस अगर आप देखें आज नंबर्स के बाद खुला कमजोर ट्रैजेक्टरी में, लेकिन 100 डेमा से पुल बैक दिया, अगेन शॉर्ट कवरिंग। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था सन टीवी में, आज क्रैक हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल बहुत बुरी स्थिति में और आप देख सकते हैं 5% नुकसान के साथ ये स्टॉक अब अपने एक बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है, इवन फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, यानी वीकली चार्ट्स पे सारे लेवल्स गए। ज़ायरस लाइफ और गोदरेज कंज्यूमर ये बैकफुट पे थे, आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई एबीबी में। उसके बाद भारत फौज, पिडिलाइट, एल्केम लैब और अतुल। मानस, मैं आपसे सुबह सुबह पिडिलाइट डिस्कस कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि शायद अब इससे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी है, लेकिन मानस अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। 3050 पे ये ठीक एस्ट्रल वाली कहानी बन रही है, बट एस्ट्रल कहाँ पर है और इसका प्लेसमेंट, दोनों के प्लेसमेंट पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको लग रहा है क्या कि ये भी और क्रैक होगा 3049 पे पिडिलाइट? देखिए पैटर्न तो नेगेटिव है और अगर ये 3024 के नीचे गया तो आपको कम से कम 2900 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर शॉर्ट कॉल लेना है तो 3024 के नीचे लेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोई भी पुल बैक मिले तो यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। खरीदारी अब केवल 3110 के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बाइंग अभी अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे बाइंग की कोई स्कोप है भी नहीं। और पिछले 3 दिन की जो वॉल्यूम्स हैं, याद रखिएगा गुरुवार को इसका इंट्राडे हाई था 3278, यानी करीब करीब 220 रुपये, 228 रुपये ये गिरा है। और इन 3 दिन में इसके जो वॉल्यूम्स हैं, अगर मैं लास्ट कंपेयर करूं जुलाई की सीरीज से, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3, यानी जहां 10 शेयर एवरेज ट्रेड होते थे यहाँ पे करीब 13 शेयर हुए हैं। तो ये गिरावट बड़े वॉल्यूम्स के साथ आई है। लेकिन एक स्टॉक और लेके आई है स्क्रीन पे, ट्रेंड आज करीब करीब 1.25% के मूव के साथ 3688। अनुज, शुक्रवार के तो वॉल्यूम्स अच्छे थे, आज के वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही बाहर निकालेगा ना अनुज? यहाँ ऐसे ही बाहर निकालेगा। बिल्कुल, मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब हमने ये चीज़ पिछले वेडनेसडे को डिस्कस की थी
जब वी मार्ट के नंबर्स के साथ डिस्कशन हो रहा था, उस दिन मैंने इसकी कॉल देखी थी 5500 की। 5500 की कॉल उसकी उस समय करीब करीब 270 रुपये पर थी, और आज उसका रेट करीब करीब 900 रुपये। ठीक है, तो F&O स्टॉक्स में भी इस तरीके का पैसा बन सकता है अगर आप थोड़ा ढंग से सोच समझ कर काम करें। और अब ये स्टॉक नहीं रुकने वाला मेरे ख्याल से। अब ये स्टॉक सीधा आपको 7000 दिखाएगा। ये इसका ट्रेंड है। इस तरीके के जब भी स्टॉक के बाद री रेटिंग आती है वो 10% पे नहीं रुकता है, और उसके बाद और 10% ऐड करता है। पहला 10% तो रिजल्ट वाले दिन, उसके बाद बाकी 10% और 2-3 दिन में ऐड करके ओवरऑल 20% का मूव देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये 7000 के मूव्स आपको हो सकता है इस स्विंग में ट्रेंड पॉसिबल है कि दे। और बिल्कुल जैसा आपने बोला, अब यहाँ से अगर जो निकालेगा वो स्टॉप लॉस से निकालेगा आपको। जी हाँ, क्या मूव आया, और जो अनुज ने टर्म का इस्तेमाल किया, ट्रेंड का ट्रेंड बेहद स्ट्रॉन्ग। और एक स्टॉक और आई थिंक मुझे जो बहुत अच्छी खासी मशक्क़त करता हुआ नज़र आ रहा है वो है, शिल्पा जी जरा एक बार देखिएगा आप दिवीज़ लैब को। प्लेसमेंट टुवर्ड्स क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग, डी हाई पे जाके क्लोज होता हुआ अच्छा मूव। दिवीज़ लैब इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, और इसको वो जो जोन निकालना है शिल्पा जी, वो है 4950 का, 4930 का। लग रहा है क्या? क्योंकि आज वो जो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ थी वो भी हो गई, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। आपका टेक दिवीज़ लैब पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्शन चेन लिखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई हर्डल दिख भी नहीं रहा है। मुझे लगता है इसका अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप एक अराउंड 5100 जोन्स पे आना चाहिए। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे आपको ऑन क्लोजिंग बेसिस 4800 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है अपसाइड टुवर्ड्स 5100 काफ़ी स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को थोड़ा सेफ पे प्ले करना है तो आप 5000 का भी कॉल ऑप्शन जो 70-71 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का रखिए। मुझे लगता है यहाँ से आपको ये डबल से ज़्यादा में ट्रेड करते मिलेगा। ओके, तो दिवीज़ लैब यहाँ से डबल से ज़्यादा होता हुआ, ये कॉल डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर आप 5000 का कॉल लेकर चलें, यानी कि 140-150 तक जा सकता है ये ट्रेड। वेरी क्विकली टाटा मोटर्स एक और ट्रेड जो आज जमा है। पालिया जी, इस पर एक फटाफट टेक चेक दीजिए, क्योंकि ये 1077 डे हाई के आसपास ही है, एंड वो 52 वीक हाई पर लौटता हुआ काउंटर रिसेंट करेक्शन के बाद क्या पार कर पाएगा ये 180 के लेवल को गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए, टाटा मोटर में एक बियरिश गैप बना था, उसको अब ये स्टॉक फील करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को वापस होल्ड आउट कर रहा है। तो हमें लगता है टाटा मोटर में ये मोमेंटम अब 1120-1140 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, यस कैरी कर सकते हैं इस ट्रेड को। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होगा 1055 के आसपास। ओके, अच्छा मीन भाई वीरू आजकल शायरी लिखने में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और आजकल थोड़ी नई लैंग्वेज में शायरी लिख रहे हैं। वीरू कौन सी लैंग्वेज है ये? नहीं, वो गलती से वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो मेरा एंटर दब गया अनुज, तो जो भी आता जा रहा था जब मैं ट्रेंड पे बात कर रहा था आपसे, वो एंटर होता चला गया। वैसे ये एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, जब ये रिट्रेसमेंट इतना हो ना तो कुछ बात तो बनती नहीं है, तो ये इस प्रकार की शायरी ज़रूरी होती है अनुज, है ना? हाँ, वो गलती से माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, वो एंटर दब गया था। नहीं खैर, अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे, वरना क्योंकि जो हमारा एक पूरे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वीरू कुछ टाइप कर रहे थे, वो थोड़ा सा, तो वो ऑब्वियसली वो जो था वो एरोनियस था, तो इसके लिए कोई बोल रहा है कि कोड वर्ड में शायरी लिख रहा है, अब इसको मार्केट बंद होने के बाद डिसाइफर करने की ज़रूरत होगी। चलिए वापस इनफैक्ट बैन का अपडेट ले लेते हैं। क्लोजिंग में वैसे ज़्यादा समय बचा नहीं है। बैन में दरअसल एक तो सन टीवी जाता हुआ दिखाई देगा। खराब नंबर्स पर वो स्टॉक जिस तरह से टूटा है, पूरी तैयारी इसने कर लिया। देखिए 11% देखते ही देखते इसने गंवा दिए। 117% की पोजीशंस यहाँ पर आ चुकी हैं, तो ये इनफैक्ट बैन का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या कोई बाहर निकलने वाला है? तो GNFC दरअसल बैन से बाहर निकलेगा। कुल मिलाकर वो 15 के 15 ही स्टॉक्स रहेंगे। अनुज, जो आप लोग सुबह में भी मेंशन कर रहे थे, एक्सपायरी से अभी भी हम दूर हैं, लेकिन 15 स्टॉक्स आ चुके हैं बैन लिस्ट। 15 स्टॉक आ गए हैं बैन में। ये थोड़ा सा मामला जो है वो चिंता वाला है, लेकिन ठीक है, चलेगा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक आध और स्टॉक देख लेते हैं एक बार, जरा व्यू लेते हैं हम ABB के ऊपर। ABB आज डे लो पर, और थोड़ी सी यहाँ चर्चा हो रही है कि शायद एक ब्लॉक डील की यहाँ पर तैयारी हो रही है। ABB का चार्ट दिखाइए एक बार जरा, मानस एक बार ABB का चार्ट देखिए, और टेक्निकली प्योरली, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्या इस डिप में बाय किया जाए?
देखिए सही है कि 8,000 के ऊपर स्टॉक टिकने में काफी दिक्कत महसूस कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल पे देखिए तो 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि मेरे ख्याल से 7,200 या 300 के आसपास है, वहां पर सपोर्ट भी दिखता है। तो आई थिंक यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए या लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं करना चाहिए। खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी है और अपनी लॉन्ग पोजीशन को 7200 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। ईबीबी पर आपके लिए राय। वैसे नंबर्स थोड़े से एक्सपेक्टेशन से फीके सीमेंस के निकले थे, लेकिन एबीबी में वो ब्लॉक डील का ओवरहैंग और सीमेंस खुद करीब 1.5% ऊपर क्लोज होता हुआ, और इसके सामने वोल्टास भी एक ट्रेड जो अच्छा खासा जमा है। दोनों में सीमेंस या फिर वोल्टास अगर एक पोजीशन कैरी करनी हो जहां पर एक कन्विक्शन दिख रहा हो, राजेश सातपुते आप क्या वोल्टास की तरफ रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वोल्टास में जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है और जिस तरह से इसका प्राइस पैटर्न है, एक चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट मिला है विद राइज इन वॉल्यूम। तो देखिए मेरे हिसाब से ये 1560 1570 ये इसका एक क्लस्टर था, तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाइए। मेरे हिसाब से हर्षदा जी इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 1700 प्लस का पोजिशनली बनेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1640 1650 ये इसका कल का टारगेट होना चाहिए। सो वोल्टास डेफिनेटली कैरी करेंगे। एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ट्रेड की बन रही है और इनका कूलिंग यूनिट वाला सेगमेंट अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसके चलते नंबर्स देखने को मिले। मनप्पुरम पर आई थिंक मानस ने व्यू दिया था, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लोज पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक काउंटर जो स्क्रीन पर दिखा है क्लोज पे जो तेजी में है वो है बिरला सॉफ्ट। मानस कोई कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए भी यहाँ पर बन रहा है? नहीं, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। लोअर लेवल पे डेफिनेटली सपोर्ट दिखने लगा है, कोशिश कर रहा है शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, लेकिन खरीदारी अभी करंट लेवल्स पे नहीं करेंगे। खरीदारी करने के लिए कम से कम 610 के लेवल्स को ब्रीच करना स्टॉक के लिए जरूरी है। ओके चलिए वॉल पे चलते हैं और मार्केट क्लोज समझते हैं। इस समय निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी सुबह के लोज से, लेकिन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ, करीब 25 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी हालांकि ग्रीन में बंद हुआ, करीब 60 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी आईटी ये भी ग्रीन में था। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे बंद हुआ, सॉरी ऊपर बंद हुआ मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पर स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन करीब 1206 बढ़ने वाले शेयर और 1250 करीब गिरने वाले शेयर्स। चलिए अब निफ्टी का एक बार सेक्टोरल ब्रेथ देख लेते हैं किस तरीके की रही सेक्टोरल ब्रेथ। फाइनेंशियल्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मेटल्स में तेज़ी थी, फार्मा फ्लैट था, रियल्टी इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी थी, एफएमसीजी थोड़ा नीचे था। पीएसयू बैंकों में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है 3-4 दिन से, वो अभी भी आज कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखाई दिया। उसके अलावा निफ्टी ऑटो और निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स ये भी थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ बंद हुए। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। निफ्टी नीचे था तो नीचे के स्टॉक से शुरुआत करते हैं। अदानी पोर्ट्स 2.5% नीचे था, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटानिया, अदानी इंटरप्राइजेस 1.5% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे था। उसके अलावा टीसीएस और रिलायंस में सेलिंग प्रेशर था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एचसीएल टेक ये भी स्टॉक्स आज थोड़े से वीक थे। अपसाइड पर ओएनजीसी 2.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प नंबर से पहले 2% ऊपर, एक्सिस बैंक में अच्छी खासी बाइंग थी करीब 2% की, इन्फोसिस, डिवीज लैब्स, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स और कुछ हद तक टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि ठीक थी मार्केट क्लोजिंग, लेकिन ये दिल मांगे मोड थोड़ी बेटर हो सकती थी शायद। 24,400 के ऊपर क्लोज होती तो दिल और खुश रहता, लेकिन 24,345 पर आज हम जाकर क्लोज दिखा रहे हैं 21 पॉइंट नीचे, जैसे अनुज ने मेंशन किया। मिड कैप स्टडी रहे हैं आज के लिए। चलिए ये हुआ सोमवार, लेकिन कल का दिन मंगलवार बाकी है और ग्लोबल मार्केट से तस्वीर जो इस समय डाउ फ्यूचर्स बता रहे हैं कि वहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। मजबूत शुरुआत के आसार नैस्डैक दिखा रहा है और डाउ भी करीब 51 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो उस बड़े के ऊपर कल विचार होगा जब सुबह में 7 बजे में हम सब मिलेंगे। आप इस बीच बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।